हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। ये हमारी इकोनॉमी सीरीज चल रही है और इकोनॉमी सीरीज का लेक्चर नंबर 25 ये है। इस लेक्चर में आज हम ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस को कवर करेंगे और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस को क्यों बनाया गया। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ये आता है और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये आता है। तो यहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनके फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए आप यहाँ पे फॉलो मुझे कर सकते हैं। आज शाम को 5 बजे आपकी स्ट्रैटेजी क्लास है और शाम को 6 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकोनॉमी के हम करेंगे। तो दोनों क्लासेस का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। इन फ्री क्लासेस के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB लाइव। पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी की तरफ से मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है और जो नए स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए भी उनको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन दिया जाएगा। यहाँ पे लाइव मेंटरशिप दी जाएगी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम के भी बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये QR कोड स्कैन करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा CSE एश्योर के अंतर्गत अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट यू विल गेट 1 ईयर एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी की तरफ से जो फीस है उसको हाइक करने का भी अलर्ट है, क्योंकि अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी तैयारी का ऑप्शन मिल जाता है। 1 पॉइंट सॉल्यूशन है जहाँ पे आपको GS CSET ऑप्शनल की प्रिपरेशन मिल जाती है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड, क्योंकि 20% तक आपकी जो फीस है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पिन है लिंक, वहाँ पे आप जा सकते हैं एंड यूज़ द कोड RB लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल। देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को हम आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने का प्रयास करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद ये नीड अराइज हुई कि कैसे हम वर्ल्ड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो देशों के बीच में मतभेद हैं, उसको एक एमिकेबल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बड़े ना हो, तो उसका कैसे प्रयास किया जाए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में आया क्यों ना हम कॉपरेशन को बढ़ाएं, देशों के बीच में कॉपरेशन बढ़ाएं, उनकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाया जाए। दो देश जब आपस में एक दूसरे पे निर्भर होंगे, उनकी प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे पे निर्भर होगी, तो छोटे मोटे जो विवाद हैं उनका आसानी से सुलझा सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को प्लान किया गया और यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे अराइज हुई ब्रेटन वुड्स के अंदर। US जो है उसके अंदर ब्रेटन वुड्स के अंदर 1944 में एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है और इंटरनेशनल को ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन स्पेशली इकोनॉमिक सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस अराइज की गई और इसका जो रिजल्ट निकला ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के रूप में निकला। यहाँ पे 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस हमारे सामने आते हैं। एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, और जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है। तो इसको हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक में क्या क्या आता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कैसे अलग है, ये पूरा इशू। तो IMF से हम शुरुआत करते हैं और आगे उससे बढ़ें तो अगेन ऑब्जेक्टिव्स सेम रहेंगे जैसा अभी हमने चर्चा की। यहाँ पे ट्रेड का प्रमोशन करना चाह रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड का प्रमोशन किया जा रहा है ताकि देशों के बीच में इंटरडिपेंडेंस रहे, वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को एमिकेबली सॉल्व कर सकें। इंटरडिपेंडेंसी की वजह से क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लार्ज स्केल पे एस्केलेट नहीं होगा। इसी उद्देश्य के साथ ये इंटरनेशनल ट्रेड के प्रमोशन की बात की गई थी। एक पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ पे हम ला सकते हैं और इसी उद्देश्य के साथ में यूनेस्को वगैरह यहाँ पे कॉपरेशन इंश्योर किया गया। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें वर्तमान जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके अंदर काफ़ी सारे एक्सेप्शन इसके मिलते हैं। जैसे चाइना और इंडिया के बीच में अगर आप देखोगे तो ट्रेड लेवल पे बहुत ज़्यादा है ना। इवन चाइना इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द इंडिया, लेकिन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो अभी भी इस तरह से रिजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है ना। बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी भी बने हुए हैं। या फिर हम चाइना ऑस्ट्रेलिया की ही चर्चा क्यों ना करें, तो यहाँ पे एक्सेप्शन भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो मॉडल रहा जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया गया वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में। IMF से स्टार्ट करते हैं। IMF को एस्टेब्लिश किया गया 1945 में। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो इसमें IMF भी आएगा और वर्ल्ड बैंक भी आएगा। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर, अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और शुरुआती दौर में केवल 30 मेंबर्स थे और अभी 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो जो शुरुआती 30 मेंबर्स थे वहाँ पे इंडिया वाज वन ऑफ द मेंबर देयर। ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ये यहाँ पे सहायता करता है जो भी देश हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, BOP क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो सपोर्ट देगा। जो भी लोन वगैरह है उसको दिया जाएगा। जैसे इंडिया को BOP क्राइसिस में हेल्प किया था 1991 में।
श्रीलंका जो है अभी यहाँ पे IMF के पास जा रहा है। अभी हमने देखा पाकिस्तान की भी यहाँ पे IMF के द्वारा हेल्प की जा रही है। जो एक्सचेंज रेट रजीम है इसको स्टेबल करना, ठीक है, और एक्सचेंज रेट कंट्रोल के अंदर रिडक्शन करना, मतलब इसको मार्केट ओरिएंटेड बनाना एक्सचेंज रेट रजीम को। बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड की ग्रोथ करना और इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आप देखोगे कि ग्लोबल लेवल पे जो भी फाइनेंशियल या फिर मॉनेटरी लेवल पे कॉपरेशन है उसको ये बढ़ावा दे रहा है, देशों को यहाँ पे सहायता भी प्रदान कर रहा है। मेजर 2 कंपोनेंट्स हैं IMF के अंडर में, इसको समझने का प्रयास करते हैं, SDR और रिजर्व ट्रांच। फाइन। ये वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ माइक का इशू था ना, तो वॉल्यूम का इशू वहाँ पे आ गया था। वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि माइक की उसमें प्रॉब्लम थी। कोशिश हम करेंगे कि दोबारा उसको प्लेस कर दिया जाए, लेकिन अभी के लिए एक बार इसको कंटिन्यू करते हैं। विल ट्राई टू पुट दैट लेक्चर अगेन, प्रयास रहेगा। स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR क्या होते हैं, और 2 कंपोनेंट है, और एक है रिजर्व ट्रांच। तो SDR को हमने रिजर्व ट्रांच, ये दोनों जो है फॉरेक्स के भी पार्ट होते हैं। जो फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होते हैं उसके भी ये पार्ट होते हैं, दोनों कंपोनेंट, अलॉन्ग विद द गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज। तो 4 मेजर पार्ट हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो उसमें से SDR और ये रिजर्व ट्रांच भी था। SDR क्या है, IMF के द्वारा क्रिएट की गई एक तरह की आर्टिफिशियल करेंसी है। 1969 में IMF के द्वारा इसको बनाया गया। पर्पस था कि मेंबर कंट्रीज जो हैं उनके ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करना और अपना इंटरनल अकाउंटिंग पर्पस के लिए। तो अब आप जो SDR बना रहे हैं उसके अंदर क्या करेंगे, मेजर 5 करेंसी ली गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 5 करेंसीज हैं, जिसमें डॉलर है, यूरो है, चाइनीज़ युआन, जापानीज़ येन और पाउंड स्टर्लिंग। इसमें जो चाइनीज़ युआन है इसको 2015 वाले रिव्यू में ऐड किया है। अभी लेटेस्ट रिव्यू 2022 का भी आ चुका है, तो उसको आप ये याद रख लेना, ये 2022 का लेटेस्ट रिव्यू है। और इसके अंदर जो 5 है करेंसी, तो 5 ही रखी गई है। तो आपने क्या किया, SDR के अंदर, SDR की जो बास्केट है उसमें 5 करेंसी को इंक्लूड किया है, और हर करेंसी का अपना वेटेज है। जैसे डॉलर का लगभग 43% है, फिर 29% के आसपास यूरो है, 12% के आसपास युआन है, देन येन इज़ देयर और पाउंड इज़ देयर। तो ये 2022 वाला जो रिव्यू है इसके अंदर डॉलर का इंक्रीज़ हुआ है और युआन का इंक्रीज़ हुआ है, बाकी सबका डिक्रीज़ हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट के परस्पेक्टिव से, क्योंकि अभी मई में ही आया है। अब SDR के अंदर ये 5 करेंसी है और इनका परसेंटेज असेंडिंग डिसेंडिंग टर्म में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि IMF जो SDR है इसको यूज़ करता है अपने मेंबर कंट्री के ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करने में। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी कंट्री का अगर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें SDR है, अब उस देश को अगर डॉलर की ज़रूरत है या किसी भी इन 5 करेंसी में से किसी भी करेंसी अगर उसको चाहिए, डॉलर है, पाउंड है, वटएवर, तो वो क्या करेगा, SDR को देगा और उसके एक्सचेंज में वो 5 में से कोई भी करेंसी यहाँ पे ले सकता है। लेट अस से कि उसको डॉलर यहाँ पे मिल गया, वो डॉलर से कुछ भी परचेज कर सकता है। जैसे उसे वैक्सीन खरीदना है, किसी भी चीज़ का इंपोर्ट अगर करना है तो इन करेंसी का वो यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से ये ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करेगा। इस तरीके से SDR जो है ऑपरेशनल रहेंगे। ये 5 करेंसी है, इनका असेंडिंग डिसेंडिंग याद रखिए, और 2015 में ही युआन को ऐड किया था, और युआन का जो ओवरऑल वेटेज है ये बढ़ा है। बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इसका अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट है और कितना फ्रीली यूजेबल है ना, कितना फ्रीली यूजेबल है पर्टिकुलर करेंसी, तो इन 2 क्राइटेरिया के हिसाब से उसका वेटेज यहाँ पे लिया जाता है, डिसाइड किया जाता है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा। तो ये हुआ SDR की बात। अब हम बात करते हैं रिजर्व ट्रांच। तो IMF के अंदर क्या होता है, हर मेंबर कंट्री का कोटा फिक्स होता है। मेंबर कंट्रीज आर असाइंड ए कोटा विच डिटरमाइन देयर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द IMF के अंदर उनका मेंबर कंट्री का कोटा यहाँ पे इस तरीके से रहता है, और कोटा के बेसिस पे ही SDR भी आपका डिफाइन होता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है कोटा के रूप में, जो भी यहाँ पे कंट्री कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेट अस अज्यूम कि एक कंट्री का कंट्रीब्यूशन 100 रुपये है, ठीक है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर पार्ट, उस कोटा के कंट्रीब्यूशन का एक पर्टिकुलर परसेंटेज के रूप में पार्ट, लेट अस से 25% जो है, वो कंट्री उसको एक्सेसिबल कर सकता है बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी इंटरेस्ट को पे किए। क्योंकि जनरली क्या होता है, IMF अगर यहाँ पे सहायता दे रहा है, जैसे अभी आपने श्रीलंका चल रहा है, श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो श्रीलंका कह रहा है IMF को कि हमें सहायता चाहिए, हमें डॉलर्स चाहिए, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर खत्म हो गए। IMF कह रहा है ठीक है, हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं, या पाकिस्तान को भी यही बात कही गई है, हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं, लेकिन आपको कुछ रिफॉर्म करने होंगे, मतलब कुछ कंडीशंस उनके सामने रखी हैं कि आप XYZ कंडीशन फुलफिल करोगे तो ही हम अपना प्रोग्राम यहाँ पे असिस्टेंस आपको आगे देंगे। तो श्रीलंका ने भी इससे एग्री किया, पाकिस्तान ने भी इससे एग्री किया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम ये रिफॉर्म कंडीशन हमारे पे अप्लाई ना हो, ना हम कोई इंटरेस्ट पे करें, फ्री में हमें लोन मिल जाए, तो कितना तक वो मिल सकता है, वो मिल सकता है आपका जो रिजर्व ट्रेंच के रूप में जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका क्या है, इस तरह का ये फैसिलिटी के रूप में आप ले सकते हो।
तो रिजर्व ट्रांच जो है इज अ सेगमेंट ऑफ IMF मेंबर कंट्रीज कोटा दैट इज एक्सेसिबल विदाउट फीस और इकोनॉमिक रिफॉर्म कंडीशन। तो ये जो कोटा का एक परसेंटेज के रूप में है जो कि मेंबर कंट्री उधार के रूप में ले सकता है, जिसमें कोई कंडीशन फॉलो नहीं करनी है, ना कोई आपको इंटरेस्ट यहाँ पे करना है, उसे हम कहते हैं रिजर्व ट्रांच। इनिशियली क्या होता था, ये गोल्ड के रूप में पे करना होता था, इतना 25% या जो भी रहा, तो उसको रिजर्व गोल्ड ट्रांच भी कह देते थे। इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे आते हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन है IMF का कोटा है, इसके अंदर किस किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, तो ये मेजर क्राइटेरिया है, मेंबर कंट्री की GDP से डिसाइड होगा, और ये नॉर्मल जो एक्सचेंज रेट है उसका 60% है, और PPP पे जो एक्सचेंज रेट होती है परचेजिंग पावर पैरिटी वो 40% रहेगा। तो इस हिसाब से मैक्सिमम जो वेटेज है किसी भी कंट्री के कोटा को डिसाइड करने में वो है उसकी GDP 50%। इकोनॉमी कितना ओपन है, ठीक है ना, बाहर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उससे कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी को दिया है, और इंटरनेशनल रिजर्व। ये 4 मेजर क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पे हम यहाँ पे IMF का कोटा डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है कोटा परसेंटेज विथ IMF। अगर आप देखोगे तो जो जितना कोटा परसेंटेज है उसी हिसाब से उसका वोटिंग शेयर भी यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। तो जनरली जैसा हम देखते हैं WTO के केस में हम देखेंगे कि एक कंट्री का एक वोट है, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, ना वर्ल्ड बैंक में होगा। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसी हिसाब से उनको वोटिंग शेयर भी दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे USA का लगभग 17.5% है, उसका वोटिंग शेयर 16.5%। चाइना का 6% के आसपास कोटा है, कोटा परसेंटेज, और उसी हिसाब से इसका वोटिंग शेयर भी है। इसी हिसाब से इंडिया को भी दिया गया है, इंडिया का लगभग 2.76 है और वोटिंग शेयर 2.64। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज़ें हैं IMF के बारे में जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा रिपोर्ट्स कौन कौन सी IMF के द्वारा पब्लिश की जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी कई बार UPSC ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो जितने भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिपोर्ट या इंडेक्स आपको ध्यान रखने हैं। IMF के द्वारा मेजर रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये बहुत पॉपुलर है, साल में 2 बार आती है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी पे चर्चा करेगी, ये भी ट्वाइस ए ईयर आती है, ठीक है। इकोनॉमिक आउटलुक में देखा जाएगा कि हाँ इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्या थ्रीट्स हैं, है ना, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें, कितनी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट अगेन ट्वाइस ए ईयर। इसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट और रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट्स IMF यहाँ पे पब्लिश करता है। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, बार बार याद करके ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में दूसरा पार्ट हमारे पास है वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक जो वर्ड यूज़ किया जाता है, ये जो वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं, इसके अंदर 2 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, इन दोनों को मिला के हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो शुरुआती दौर में जब इसको बनाया गया IBRD को, ओवरऑल पर्पस था कि द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वार 2 के बाद में जो भी डिस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है उसको हम कैसे, मतलब यूरोप को कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फाइन, और इस उद्देश्य से बनाया गया। लेकिन जब ये उद्देश्य पूरा हो गया तो इसके बाद इसके थोड़ा सा एक्सपेंड इसको किया गया कि जो डेवलपिंग नेशन है उनको लोन प्रोवाइड किया जाए, उनकी डेवलपमेंट नीड्स को पूरी की जाए। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है ये इसी तरह का प्रयास करता है। ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, चाहे वो लोन के रूप में हो या ग्रांट्स हैं, ये डेवलपिंग नेशन, लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, इनको इस तरह से सहायता प्रदान करता है। और वर्ल्ड बैंक का जब नाम आएगा तो केवल ये 2 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगे, IBRD और IDA। IBRD जो है ये मिडिल इनकम कंट्रीज़ को सहायता पहुंचा रहा है, मतलब जैसे इंडिया हो गया, इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन है तो उसको असिस्टेंस आएगा IBRD से आएगा। जो बहुत ही गरीब देश हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ की अगर हम कुछ बात करें तो वहाँ पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA यहाँ पे सहायता पहुँचाएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी वाशिंगटन DC है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस 5 हैं। एक एक करके हम सबको देखेंगे। IBRD, IDA ये दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक बना रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर इन दोनों के अलावा 3 और इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड होते हैं, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, मीगा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और ICSID है जो कि एक तरह का सेटलमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट आपकी एजेंसी है। IBRD को देखते हैं। IBRD को अगेन वही ब्रेटन वुड के टाइम के आपका एस्टेब्लिश किया गया 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। दिस इज़ द लीडिंग आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। और IBRD क्या कर रहा है, मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये लोन ऑफर कर रहा है। तो इंडिया भी इसी कैटेगरी के अंदर आपका आएगा, तो उनको लोन ऑफर किए जाते हैं। अब ये लोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये जो लोन होते हैं तो लॉन्ग टर्म होते हैं, ये ध्यान रखिए। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे ये लोन ऑफर किए जाते हैं। इसलिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो लोन होते हैं या किसी भी तरह की सहायता होती है उसका अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है। इनिशियल मिशन जैसा हमने चर्चा की, नाम भी लिखा हुआ है रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, तो यूरोपियन नेशन का रिकंस्ट्रक्शन करना था।
जो भी उनको नुकसान हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद में उसकी भरपाई करना। लेकिन बाद में इसके जो पूरा ओवरऑल फंक्शन है उसको एक्सपेंशन किया गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना और पॉवर्टी गरीबी को हटाना ये इसके मैंडेट में लाया गया। आज के तारीख में हम देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो प्रोजेक्ट हैं वो फाइनेंस किए जाते हैं इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, चाहे सोशल हो या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब आ जाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सैनिटेशन है, इन सब चीज़ों के अंदर यहाँ पे हेल्प की जाती है। आईबीआरडी को पैसा कहाँ से मिल रहा है? देखिए, आईबीआरडी यहाँ पे लोगों को पैसा तो दे रहा है, तो इसके अलावा इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक या जो आईबीआरडी है ये बोरो करता है। अब बोरोइंग के लिए ये क्या करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं। तो इसके जो बॉन्ड होते हैं उनकी बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट रेटिंग होती है। AAA क्रेडिट रेटिंग का मतलब है ये डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको जो भी इंटरेस्ट वगैरह है बॉन्ड पे मिल जाता है। तो ये आईबीआरडी क्या कर रहा है, मेंबर कंट्रीज़ का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा ये बोरो कर रहा है, वर्ल्ड बैंक जो है बॉन्ड्स के थ्रू बोरो कर रहा है। तो इस माध्यम से ये पैसा इकट्ठा करता है और आगे जो ज़रूरतमंद कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगेन यहाँ पे भी आईएमएफ की तरह ही रहेगा। और जैसा अगर हम बात करें, आईएमएफ में भी वोटिंग शेयर कोटा के हिसाब से डिसाइड हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे भी वोटिंग पावर्स जो हैं वो डिसाइड रहेंगी। तो वोटिंग पावर्स अगर हम देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट के पास लगभग 16% है, जापान के पास 7% के आसपास है, चाइना का 4% है, इंडिया का लगभग 3% के आसपास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, किस तरीके से इंडिया के ऊपर जो कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ा सा एक याद आप रख सकते हैं। ये हुआ आईबीआरडी और सेकंड है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये भी उसी तरह से काम कर रहा है, लेकिन ये जो गरीब देश हैं, वर्ल्ड्स पूरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको ये पैसा यहाँ पे दे रहा है ना, चाहे लोन के रूप में हो चाहे ग्रांट के रूप में हो। सिंगल लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ फंड्स यहाँ पे है, चाहे इकोनॉमिक या ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करें गरीब देशों के अंदर। और बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे इसका इम्पैक्ट है, स्पेशली जो गरीब देश हैं वहाँ पे, क्योंकि जो फंड की अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर की जा रही है। तो इलेजिबल कौन कौन से कंट्रीज़ यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, तो उनकी पॉवर्टी और लेक ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस फॉर कमर्शियल एंड आईबीआरडी बोरोइंग, इन सब चीज़ों पे ये डिसाइड करते हैं कि अगर आईबीआरडी बोरोइंग पे नहीं जा सकता, बहुत ही गरीब है, तो उस कंडीशन के अंदर आईडीए के लिए यहाँ पे एलिजिबल होगा। अब ये दोनों जो आईबीआरडी आईडीए मिलके वर्ल्ड बैंक बना रहे हैं, अब हमारे पास जो कंपोनेंट है ये थर्ड वाला है, यहाँ से ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट हो जाएगा, है ना। ये आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक का ही ग्रुप का पार्ट है। तो इसके अंदर ये रहेगा कि ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से जो डेवलपिंग नेशन है या जो गरीब देश हैं वहाँ पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर को ये फाइनेंस कर रहा है। ये जो आईएफसी है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्राइवेट सेक्टर को भी पैसे की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उस देश का। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है, सो दे आर फाइन विद दैट, कि हाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, इसी उद्देश्य के साथ इसको आईएफसी को क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि आप ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं उनको आप फाइनेंस कर रहे हैं ना, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कई जगह पे होटल्स वगैरह में आपने किया, तो इसका अपना क्रिटिसिज्म भी है। लेकिन ओवरऑल इसका ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का यही है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर वो प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, पॉवर्टी रिडक्शन कर रहे हैं, सो वी आर टोटली फाइन विद दैट। तो इसको 1956 में एस्टेब्लिश किया गया, इसको प्राइवेट सेक्टर आर्म भी कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। इंडिया अभी तक तीनों की पार्टी है ना, ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 आएंगे उसमें से सबकी इंडिया पार्टी है, केवल एक को वो सेटलमेंट जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट वाले को छोड़ के। मीगा है, मीगा एक तरह की इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा देश है डेवलपिंग है या डेवलप्ड मतलब लेस डेवलपिंग नेशन है या गरीब देश है, वहाँ पे अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कोई लाना चाहता है, तो उसको पहले ये चाहिएगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना सिक्योर है। तो एक तो होते हैं कमर्शियल रिस्क, तो वो कमर्शियल रिस्क लेने को तैयार है, लेकिन कई जगह पे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, वो सरकार गिर गई या मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया, मिलिट्री कू हो गया, तो इस तरह के जो नॉन पॉलिटिकल जो रिस्क हैं उसके लिए यहाँ पे जो पॉलिटिकल रिस्क वगैरह हैं, मतलब नॉन कमर्शियल जो रिस्क हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, नॉन कमर्शियल जो रिस्क हैं उनको कवर करने के लिए एक तरह से यहाँ पे मीगा को बनाया गया। तो ये मीगा क्या देगा, उनको एक तरह की गारंटी देगा कि अगर नॉन कमर्शियल रिस्क होता है, जैसे पॉलिटिकल कोई भी हो गया
है ना, अनसर्टेनिटी है, मिलिट्री कू हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम आपको यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उन देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लो को प्रमोट करने के लिए मीगा को बनाया गया, 1988 में बनाया गया था, और टू एनकरेज द कॉन्फिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया इज़ अगेन पार्टी टू दिस मीगा हियर, और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल। ये नॉन कमर्शियल पे ध्यान देना, क्योंकि कमर्शियल रिस्क के लिए तो उसको खुद को ही तैयार होना पड़ेगा, जो भी एंटिटी यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज़ टोटली फाइन। लेकिन नॉन कमर्शियल रिस्क का कवरेज करना यहाँ जरूरी है, जिससे वो इन्वेस्टर्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकें। लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उनको इस तरीके से ये किया जाता है। अब इसका पांचवा जो पार्ट है वो है ICSID, ये है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक पार्ट है। इंडिया इसकी पार्टी नहीं है, इसको छोड़ के इंडिया सभी जगह यहाँ पे मेंबर है, इसको याद रखिएगा। अब जैसा नाम से पता चल रहा है कि एक तरह का आर्बिट्रेशन सेंटर ये है, देशों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, कॉन्सिलिएशन बिटवीन द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड द स्टेट्स। देशों के बीच में जो भी विवाद हैं इसको लेके यहाँ पे सॉर्ट आउट करने के लिए। 153 मेंबर्स यहाँ पे है। इसमें अगेन आई एम मेंशनिंग कि इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी, इसको याद रखिएगा। और एग्री अगर कर जाते हैं कोई भी यहाँ पे, इसका जो अवार्ड होगा कि आपको जो भी इसका डिसीजन होगा उसको आपको फिर अपहोल्ड करना पड़ेगा। जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको फिर उस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। अगेन वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट्स रिलीज की जाती हैं वो ध्यान रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अभी डिसकंटिन्यू इन्होंने कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ उसमें पाई गई थी, है ना। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ऑलरेडी UPSC ने 2 बार प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा है। कौन रिलीज करता है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं 10 पैरामीटर्स है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमिटेंस रिपोर्ट है, जो भी रेमिटेंस फ्लो हो रहा है, जो लोग बाहर हैं अपने कमाई का हिस्सा अपने जो देश हैं वहाँ पे भेज रहे हैं, जैसे NRI की तरफ से जो भेजा जाता है अमाउंट। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स ये करता है। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, ये कुछ मेजर रिपोर्ट्स हैं जो एटलीस्ट आपको इतनी याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे WTO के बारे में, और वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो दिस इज़ ऑल। सेशन की PDFs और अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे इस टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे आपको मिलता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर UPSC प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको मिल रही हैं डेली लाइव क्लासेस, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस कंप्लीशन, GS CSET ऑप्शनल की एक जगह पे तैयारी, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। डू नॉट नीड टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़, कोई कंपल्शन नहीं है बड़ी सिटी में जाने का। सभी रिसोर्सेज एक जगह आपको मिल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं, यू नीड टू चूज़ अ प्लान। जैसे आपने 1 साल का प्लान चूज़ किया है, देन पुट द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। जब आप RB Live कोड यूज़ कर रहे हैं, if you have any issue regarding the guidance, you can also get in touch. So make sure you are using this code to get the subscription. और अभी आपका प्राइस हाइक का अलर्ट है, ये 20% से प्राइस इंक्रीज हो रही हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं, कैन डेफिनेटली गो अहेड विद द सब्सक्रिप्शन हियर। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के प्लान है। वंस यू गेट द सब्सक्रिप्शन, ऑल द ऑप्शनल, है ना, ऐसा नहीं है केवल एक ही ऑप्शनल एक्सेस कर सकते हो। ऑल द ऑप्शनल विल बी फ्री। एक सब्सक्रिप्शन में आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह से GS में एक सब्सक्रिप्शन के साथ जितने भी एजुकेटर के जो भी कोर्सेज है सब फ्री हो जाते हैं। आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप का ये बेनिफिट मिल जाता है। तो ये आइकॉनिक है जहाँ पे लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलेंगे। आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अभी आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि आज लास्ट डेट है इसकी, और इसमें फ़ायदा ये है कि जो प्रैक्टिस बुकलेट है इसमें सब्जेक्ट वाइज हैं प्रैक्टिस बुकलेट, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, MCQ क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। ये बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ में। नए बैचेज आपके आज से स्टार्ट हैं, इनमें आप एनरोल करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। और ऑप्शनल भी आपके काफ़ी सारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये ऑप्शनल कार्निवल में आप अपने ऑप्शनल को चूज़ कर सकते हैं, फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग के लिए आपका एक अलग से टीम रखी गई है जो रियल टाइम में डाउट सॉल्व करेंगे, है ना, रियल टाइम इंटरेक्शन आपका रहेगा। इसके अलावा 0% EMI का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, और पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। हर सैटरडे शाम को 5 बजे ये रहती है।
इस संडे को गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा जिसके अंदर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी सारे गिफ्ट कार्ड्स आप यहाँ पे जीत सकते हैं। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। अगेन लिंक आपका कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूज़ द कोड RB Live टू enroll in this free test. This is all for today. Don't forget to like, share, subscribe. All the best. Have a great day.